लाहौरी खाबे लाहौरियों की पहचान समझे जाते हैं और लाहौरी पकवान और खाबों की धूम पूरी दुनिया में इस वक्त मची हुई है। और लाहौरी रिवायती खाबों के साथ साथ बारबेक्यू के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और सर्दियों में ख़ासतौर पर वीकेंड पर छतों पर बारबेक्यू करना एक आम प्रैक्टिस भी है। या कोई भी इवेंट हो जाता है तो हम लोग बारबेक्यू घर में करते हैं। तो इसके अलावा लाहौर में हज़ारों बारबेक्यू पॉइंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन बारबेक्यू के शौकीन लोगों के लिए मेरे पास एक ख़बर है और वो खबर ये है कि हालिया एक रिसर्च में बारबेक्यू फूड्स को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया गया है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खुले शोलों और तेज़ आंच पर तैयार शुदा बारबेक्यू गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाने से गुर्दे के कैंसर का भी ख़तरा बढ़ जाता है। और अच्छी तरह से पका हुआ गोश्त कैंसर का बायस बनने वाले मादों को भी पैदा करता है। तो इसके साथ साथ बारबेक्यू धुएं से जहरीले मादे गोश्त में शामिल होकर कई खतरनाक बीमारियों का भी सबब बन सकते हैं। तो बारबेक्यू खाना सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अतिया गुल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर अतिया, हमारे यहाँ पे जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि बारबेक्यू में जो बना हुआ गोश्त है या बारबेक्यू जिसमें हम चांपे वगैरह भी खा लेते हैं बारबेक्यू करके, तो वो बड़ा ही हेल्दी होगा या फिर बिल्कुल सेफ़ होगा। लेकिन जो मैं अभी रिसर्च बता रही थी उसके मुताबिक हमें बताइए, वो तो कुछ और ही कह रही है। तो हमें बताइए कि बारबेक्यू खाने से हम कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है? अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट है कि रिसर्च 2008 से स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन डेफिनेटली एविडेंस आने में और सारी रिसर्च के बाद इट इज़ कंफर्म कि इससे कोलोरेक्टल कैंसर और डिफरेंट आपके ओवेरियन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो बारबेक्यू है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेटली आप उसमें स्मोक देते हैं, फिर उसके बाद आपके जो फैट्स मेल्ट होकर स्मोक पे गिरते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस, हाइड्रोकार्बन अमाइंस और डिफरेंट होमोसाइक्लिक अमाइंस बनते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपको कैंसर कॉज करती है। एक तो ये पॉइंट है उसके पकाने का। दूसरा जो उसका स्मोक है, वो आपके इतनी पोल्यूशन कॉज करता है कि आपके लंग कैंसर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो दो एस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हैं, लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोलोरेक्टल और गायनी डिजीजेस के हिसाब से। ठीक ये है। वो डिजीजेस है जो ये कॉज करेगा। जो ये कॉज कर सकता है। और जिस तरह आप बता भी रही थी कि जैसे हम इसको लाइव बारबेक्यू करते हैं और हम साथ साथ पका रहे होते हैं, साथ साथ हम इसको खा रहे होते हैं। तो मैं बताइए कि इसकी सेफ सर्विंग का अगर मैं पूछूं तो फिर कैसी होनी चाहिए, कि कितनी हमें क्वांटिटी में खाना चाहिए अगर हम खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो? अच्छा, इसमें ये है कि इसका स्टेप्स हैं डिफरेंट वाइज। जब आप बाय कर रहे हैं, यू गो फॉर द लीन मीट। अगर आप बीफ और मटन की तरफ जा रहे हैं तो खरीदने वाले को भी पता होना चाहिए कि उसने पोर्शन कौन सा खरीदना है। जितना कम फैट वाला पोर्शन होगा उतना कम उसका फैट मेल्ट होकर कोयलों पे गिरेगा और कम आपको हैजर्ड्स आएंगी। ये मैंने आपको बाइंग का स्टेप बताया है। दूसरी बात यह है कि इसको प्लेस करना कहाँ है। जिस जगह पे आप इसको प्लेस कर रहे हैं, हवा का जो डायरेक्शन है वो आपके नाक और मुंह से ऑपोजिट होनी चाहिए, ताकि जब आप बारबेक्यू करें तो धुआं बाहर की तरफ जाए। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो आपकी खिड़कियां सब बंद हो। ये हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप यूं कोशिश करें कि जो आपका फैट अब बनने जा रहा है उस गोश्त के अंदर, पहले उसकी थोड़ी प्री हीटिंग या प्रोसेसिंग कर लें। वो ओवन में भी कर सकते हैं, आप अपने चूल्हे पे भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि ऑलरेडी थोड़ा फैट आपका मेल्ट हो चुका होगा, तो वो इतना हैजर्ड नहीं बनेगा आपके लिए। तीसरा स्टेप जो आपने करना है कि अब एक लेटेस्ट जो अब तरीका आया है, आपने एल्यूमिनियम के अंदर उसको रखना है। उससे ये होगा कि वो जो फैट मेल्ट हो रहा है ना, जिसने कोयले पे गिरना है, वो एल्यूमिनियम में गिरेगा और आप उसको ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे और कोशिश ये करें कि जो आपने क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है, आपने पूरे हफ्ते में 2 दफा गोश्त खाना है, 0.6 पाउंड एक दिन में, ठीक है? और 2 दफा। और मछली और चिकन का भी इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 2 दफा, इससे ज्यादा नहीं। गो फॉर द वेजेस। और एक और पॉइंट आपने ऐड करना है कि जब भी आपने गोश्त का बारबेक्यू करना है, आपने साथ वेजीज भी बारबेक्यू करनी है। क्या है इसका फायदा? आपका प्लेटर जो है ना, वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा ना, फुल गोश्त से भरा नहीं है। तो हमने बाइंग से लेके प्लेटर बनाने तक सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हद तक हम इस चीजों से बच सकते हैं। आखिरी बात यह है कि आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। ठीक है। अगर आप रात को बारबेक्यू करेंगे तो आपकी किडनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेकिन पड़ेगा। अमूमन तो डॉक्टर अतिया हम लोग रात के वक्त ही इस तरह के इवेंट्स होते हैं और उस पर बारबेक्यू कर रहे होते हैं, लाइव बन भी रहा होता है। तो उसका जवाब आप डायलिसिस सेंटर में जाके बड़ी अच्छी तरह से ले सकते हैं। किडनी इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं।
कैंसर हॉस्पिटल्स के विजिट करें, आपको पता ये कहाँ से आया सब कुछ। ये वो चीजें हैं जो एक मिथ है जी, रात को ही डिनर पे इनवाइट करना है, रात को ही ये करना चाहिए, बारबेक्यू जितना मर्जी खा लो, एक एग्जैक्टली कार्ब हाँ। फ्री है। तो ये इन चीजों से निकलेंगे तो फिर आप बैक टू लाइफ आएंगे ना, बैक टू हेल्दी लाइफ। लेकिन हमें बताइए कि बारबेक्यू में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब उनको मैरिनेट करते हैं, मुख्तलिफ मसाले लगते हैं, देन उसको ऑयल भी उसके ऊपर लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी सेहत के लिए मुज़रे सेहत साबित हो सकती हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ों का आपने ख़्याल करना है कि ऑलवेज़ गो फॉर द काला नमक। ठीक है। आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने नमक की क्वांटिटी बहुत कम करनी है और पिंक सॉल्ट आजकल जो बहुत इन है उसको यूज़ करें। कोशिश ये करें कि रेड चिली पाउडर को अवॉइड करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो इसके फाइबर को बहुत सूदन करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम वज़न डालती है, वो ये है कि इसको मैरिनेट करें या तो ऑर्गेनिक सिरके में ओके। या दही में। तीसरी बात, जब आप इसको सर्व करेंगे तो आपने एक ड्रिंक तैयार करना है जिससे आपको काफी हद तक इसकी बचाव की तदबीर आप कर सकते हैं। उसमें आपके ड्रिंक में अदरक, आपके ड्रिंक में स्पिनच और कोरिएंडर, और आप में थोड़ा सा आप पुदीना डाल लें और हरी मिर्च। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो फाइबर है आपके गोश्त का वो ये टेंडर हो जाएगा इस चटनी को साथ खाने की वजह से। एक चटनी टाइप बनाएं, एक ड्रिंक जो दही की चटनी है, सब्ज़ चटनी जो बहुत इन है, इमली की चटनी है, बहुत चटनियाँ ज़रूर साथ सर्व करें। और ड्रिंक में मैंने आपको बताया कि उसमें अदरक हो, पुदीना हो, थोड़ा सा काला नमक हो। और अगर आप उसको ड्रिंक को साथ लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि आपका स्टमक ऑलरेडी इसको डाइजेस्ट करने में बहुत काम कर रहा है, तो ये एज अ हेल्पर उसका काम करेंगे। तो आप काफी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप इसके साथ वेजिस को कर रहे हैं ना बारबेक्यू, कोशिश ये करें कि स्टमक का मैक्सिमम पोर्शन पहले उससे भरें। लेकिन दूसरा डॉक्टर अतिया, हमारे दिमाग में ज़्यादातर ये बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट तब आता है या हमने तब खाना है जब हम लोग यहाँ तो डाइट पे हैं, क्योंकि डाइट आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन वो इस साइड पर ज़्यादा रुख करती हैं कि हम लोग मोटा नहीं होंगे क्योंकि हमने तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। तो हमें बताइए कि अगर कंपैरिजन किया जाए बारबेक्यू और तली हुई चीज़ों में, तो दोनों में से कौन सी सेहत बख्श है, और क्या बारबेक्यू खाने से भी ये जो कॉन्सेप्ट है हम मोटे नहीं होंगे, इसकी वजह से भी मोटे हो सकते हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, हेल्दी इज डिफरेंट थिंग और पतला होना डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन हो रहा है आपका फ्राइड मटेरियल, जिसमें ऑयल आपका ऐड हो रहा है, पता नहीं नया है पुराना है, आपको कुछ पता नहीं है। डेफिनेटली वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि ऐसी चीज जिसमें ऑयल कम है वो हेल्दी है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, क्यों ना आप अवन की तरफ जाएं, क्यों ना आप एयर फ्रायर की तरफ जाएं। देखिए, आपके ज़हन में ये मिथ आपको सॉल्व करनी है कि चारकोल का जो धुआं है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक साबित हो सकता है। तो हम अल्टरनेट्स की तरफ चले जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कैलोरी कंटेंट बहुत कम है उसमें फ्राइड की निस्बत, लेकिन जो बाकी हैजर्ड्स हैं उनको भी तो हमने नोट डाउन करना है ना। ये ना हो पतले होते होते हम और बीमारियां लगवा लें अपने आप को। लेकिन तो आजकल डॉक्टर अतिया बीफ का भी जो है बारबेक्यू किया जा रहा है, तो हमें उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या बीफ को चिकन के मुकाबले में बारबेक्यू करना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अच्छा, अब बीफ का ये है कि बीफ की जो लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें मैंने पढ़ा है, एज डिफरेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने की। जो पेशेंट्स हैं जो 40 प्लस के लोग हैं उनको बहुत मुश्किल होता है इसको डाइजेस्ट करना, तो उनके लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी दे गो फॉर द वाइट मीट जिसमें मछली और चिकन है। हाँ, जो यंग हैं, टीनेजर हैं, उनके लिए बीफ एक नो डाउट उनके लिए ज़रूरी भी है, उन्हें खाना भी चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं कि ऑल द टाइम यू आर टेकिंग द बीफ स्टेक्स एंड दिस एंड दैट। तो उनको भी कम लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसके ट्राइग्लिसराइड और जो फैट्स और लिपिड की अमाउंट है वो वाइट मीट से बहुत ज़्यादा है और उसका डाइजेशन का प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम और इट इफेक्ट्स ऑन योर किडनीज टू। तो और कोलोरेक्टल कैंसर पे जितनी भी रिसर्च हुई है, ज़्यादा वो लोग बीफ बारबेक्यू पे थे जब रिसर्च का रिजल्ट आया। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो एज वाले पर्सन है स्पेशली, वो तो ना ही लें तो बहुत अच्छा है।